सो वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड होगा ये प्रश्न पत्र, मतलब सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष मतलब बीए सेकंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आधारित है वो किस पर आधारित है, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं मतलब इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स। जबकि आपका जो सेकंड पेपर होता है मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है इसी का बीए द्वितीय वर्ष का बीए सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर होता है उसके अंतर्गत जो वो प्रश्न पत्र किस पर आधारित होता है, वो आधारित होता है किस पर दोस्तों, तो वो आधारित होता है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, मतलब सामाजिक परिवर्तन और जो है सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन और सोशल कंट्रोल मतलब सामाजिक नियंत्रण, ठीक इस पर आधारित होता है वो प्रश्न पत्र। तो आज हम बात करेंगे जनरली क्षेत्रवाद पर कि क्षेत्रवाद होता क्या है और क्षेत्रवाद की समस्या क्या है और इसके कारक कौन कौन से हैं, किस कारण से क्षेत्रवाद भारतीय समाज में एक जो है व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है और हर जगह पे हर एक क्षेत्र में क्षेत्रवाद देखा जा रहा है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, तो उन सभी में क्षेत्रवाद जो है एक अहम भूमिका निभाता है हर एक क्षेत्र में। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में होता है क्षेत्रवाद और क्षेत्रवाद आखिरकार क्या है, समाजशास्त्रियों ने क्षेत्रवाद को किस प्रकार से डिफाइन किया है उसको भी चर्चा करेंगे। तो चार समाजशास्त्रियों के अनुसार चर्चा करेंगे जिनमें शामिल होंगे वोगाडर्स, मुखर्जी और आपके दो और हैं, उनका नाम अभी आपके सामने आता होगा, देखिए यहाँ पे उनका नाम है हेडविंग हिंट्स और उसके बाद में वेबस्टर डिक्शनरी। तो ये दो समाजशास्त्री हैं। आइए बात करते हैं क्षेत्रवाद पहले क्या है, इसको जान लेते हैं, इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चंस जैसे आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रवाद क्या है, इसके विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए, तो आप इसके तहत इस उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक, और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको पता होगा ये प्रश्न पत्र जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्र दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें शामिल होगा, और जहाँ तक है यहाँ से क्वेश्चंस एक ना एक चाहे लघुत्तरीय में चाहे विस्तृत उत्तरीय में पूछ ही लिया जाता है, या फिर क्षेत्रवाद को थोड़ा सा शब्दों में मतलब अति लघुत्तरीय फॉर्म में यानी 50 शब्दों में पूछ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉर्म में प्रश्न आ सकता है। अगर आपको जो है बहुविकल्पीय फॉर्म में दिया है लघुत्तरीय फॉर्म में दिया है तो 50 शब्दों में लिखना है, अति लघुत्तरीय फॉर्म में दिया 50 शब्दों में, लघुत्तरीय फॉर्म में दिया है तो आपको 200 शब्दों में या 250 शब्दों में। ठीक, उसके बाद में अगर विस्तृत उत्तरीय में दिया है मतलब दीर्घ उत्तरीय में तो आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। आइए बात करते हैं क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को दूसरे क्षेत्र के लोगों से श्रेष्ठ समझना है। मतलब इनका तात्पर्य ये होता है दोस्तों, मतलब ये होता है क्षेत्रवाद का एक तरीके से, इस लाइन का अगर मैं आपको अर्थ बताना चाहूँ एक जो है शैक्षणिक भाषा में मतलब एक आपको समझने वाली भाषा, तो क्षेत्रवाद वह चीज़ होता है, मान लिया कोई एक स्थान है, पर्टिकुलर स्थान है और उस स्थान के लोग या फिर कोई कम्युनिटी है उस कौम के लोग या फिर कोई जो है समूह है या फिर कोई संस्था है, तो दो संस्थाओं के बीच में परस्पर संघर्ष हो सकता है, दो वर्गों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, दो धर्म के बीच में, फिर दो हर एक चीज़ में मतलब जहाँ पे दो चीज़ हो वहाँ पे जो संघर्ष उत्पन्न होता है या फिर अपने आप को ये व्यक्ति श्रेष्ठ समझे या फिर ये समझे श्रेष्ठ, ये भी क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं पे होता है। अगर क्षेत्रवाद को समझना तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मान लिया आप कहीं पे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, मान लिया आप किसी जो है शहर में पढ़ने गए हैं और गांव से गए हैं, जब आपके गांव या कोई क्षेत्र का आपके क्षेत्र का उस शहर में जाता है और मतलब आप उसको देखते हो कि भाई ये यहाँ पे कैसे हो गया, तो एक अजीब प्रकार की जो है स्नेह उत्पन्न होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद में कि ये हमारे क्षेत्र का है, तो वहाँ पे क्षेत्रवाद आ जाता है थोड़ा बहुत। या फिर आप कहीं पे जब अभी आप टीचर हों तो आप जब कॉपी वगैरह चेक करने की होते मतलब कॉपी चेक करने के लिए जब टीचर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे क्षेत्र की कॉपी आती है चेक करने के लिए। क्यों आती है दूसरे क्षेत्र की कॉपी चेक करने के लिए? क्योंकि अगर उसी क्षेत्र के टीचर की मतलब उसी क्षेत्र के बच्चों की कॉपी टीचर को मिल जाए तो उसमें हर सब्जेक्ट में उनको टॉप करेंगे, उनकी कॉपी में अच्छे तरीके से मतलब इस तरीके से कुछ करेंगे कि उनको नंबर ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा बहुत नंबर तो देंगे ही देंगे। इसलिए क्षेत्रवाद जो है, क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए कॉपी वगैरह चेक करने के लिए दूसरे क्षेत्र की कॉपी आती है, दूसरे क्षेत्र में इस क्षेत्र की उस क्षेत्र में जाती है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो क्षेत्रवाद की भावना हर किसी के अंदर जागृत हो सकती है।
क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा, एक क्षेत्र का कोई निवासियों के द्वारा अपने आप को दूसरे क्षेत्र के निवासियों के द्वारा मतलब लोगों के द्वारा लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझना होता है, मतलब अच्छा समझना होता है, तथा अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। एक क्षेत्र के लोगों ने भाषा, आर्थिक विकास एवं संकीर्ण राजनीतिक हितों को लेकर के आंदोलन छेड़े और क्षेत्रीयता की भावना को राष्ट्रीय भावना से भी ऊंचा स्थान दिया है। साधारण अर्थों में प्रांतवाद और क्षेत्रवाद का पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है स्थानीयतावाद, पृथक्करणवाद और अलगाव। इस तरीके से मतलब जब प्रांतवाद या साधारण मतलब किसी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा एक समूह बनाया गया है और वो दूसरे के प्रति अपने आप को श्रेष्ठ समझते हों, दूसरे के प्रति मतलब अपने आप को हमेशा आगे रखते हों, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हर एक जो है कर्म करते रहते हों। ठीक है, इस प्रकार की भावना अगर मन में जागृत होती है तो भावना जो है क्या होती है, स्थानीयतावाद या पृथक्करणवाद या फिर अलगाववाद। ठीक, तो प्रांतवाद, क्षेत्रवाद ये कहीं ना कहीं पे एक पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन कुछ डिफरेंस जो है अलगाववादी में होता है, लेकिन अलगाववाद को आप जो है नक्सलवाद ही बोल सकते हो एक प्रकार से। अगर अलगाववाद है तो नक्सलवाद ही बोल सकते हो, नक्सलिज्म। ठीक, तो इस तरीके से होता है। आइए बात करते हैं परिभाषा इनके अनुसार, विभिन्न जो है समाजशास्त्रियों के अनुसार। तो इनके अनुसार देखते हैं दोस्तों, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने बताया क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है। मतलब एक क्षेत्रवाद मतलब कोई छोटा सा समूह, मतलब छोटा आधा राज्य हो, या फिर मान लीजिए जैसे भारत की मैं बात करूँ तो भारत में पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वो अपने आप में जो है एक क्षेत्रवाद का कारण है। ठीक, इस प्रकार से दक्षिण भारत में देखेंगे तो उसमें भी कुछ क्षेत्रवादता मिलती है, जो है इस तरीके से होता है कुछ ना कुछ। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है। ये अपना हित होता है, फिर संस्कृति को बचाए रखने के लिए या फिर पृष्ठभूमि को बनाए रखने के लिए। अगले हैं दोस्तों हेडविग हिंट्स। इन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद एक ऐसा विशेष के व्यक्तियों के क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के क्षेत्रवाद क्या है, एक विशेष क्षेत्र के, कोई विशेष क्षेत्र हो उसके व्यक्तियों के विरोध, अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धारणाओं से संबंध है। मतलब एक क्षेत्र का कोई व्यक्ति है तो अपने आप को पक्षपात करता है। मान लिया आप किसी ग्राम के हैं, मान लिया किसी गांव के आप हैं और आप दूसरे गांव के लोग आपसे, अगर आपके गांव वाले किसी व्यक्ति को झगड़ा मतलब मार देते हैं, मान लिया 2 झापड़ मार दिया या फिर 2 थप्पड़ लगा दिया उसको आपके गाँव वाले को, तो आपके मन में ये भावना जागृत होगी कि मैं उसको मारूँ जा करके। तो ये क्या है, ये भी एक क्षेत्रवाद ही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये हेडविग हिंट्स ने बताया इस बात को। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगली चीज़ है वोगाडर्स। अब वोगाडर्स महोदय क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए इन्होंने कहा कि एक भौगोलिक क्षेत्र आप समझ सकते हैं कोई क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, उसके साधनों का विकास इस प्रकार से हो जाए कि उस क्षेत्र के साधनों का विकास इस प्रकार हो जाए कि वहाँ के लोगों में सामूहिक हितों, मतलब सामूहिक हित सभी का हित हो, क्षेत्रीय लक्षणों, क्षेत्र का पूरा क्षेत्रीय लक्षण एवं आदर्शों का विकास हो जाए तो उसे क्षेत्रवाद कहेंगे। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ के साधनों का विकास हो जाए और वहाँ के लोगों में सामूहिक हित हो जाए, उनका सामूहिक हित हो जाए, ठीक, क्षेत्रीय लक्षणों एवं आदर्शों का विकास हो तो वह क्षेत्रवाद इसी को बोलेंगे। मुखर्जी के अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है, अर्थात क्षेत्रीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति के ऊपर नहीं होती है। जहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जहाँ पे मान लिया अगर आप जो है 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो, सबसे पहले मतलब 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हो तो सबसे पहले जो है एक मिनट, मान लिया अगर 2 जाति के बीच में झगड़ा, 2 जाति और धर्म की बात अगर आ जाए, अगर आप जाति और धर्म की बात आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या चुनना चाहिए दोस्तों, जब जाति खतरे में हो और धर्म खतरे में हो तो सबसे पहले क्या चुननी चाहिए, तो धर्म पहले चुनना चाहिए, जाति बाद में चुननी चाहिए। उसके बाद में मान लिया अगर धर्म और उसके बाद में जो है राष्ट्र खतरे में आ जाए तब तो सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद में तब धर्म सर्वोपरि है। फिर इसी तरीके से जैसे मतलब अगर राष्ट्र सर्वोपरि है तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्र जैसे है, मान लीजिए किसी 2 गांव की झगड़ा होती, 2 गांव के बीच में झगड़ा है, ठीक, और प्लस अगर कोई दूसरा जो है राज्य आकर के मतलब दूसरा कोई क्षेत्र वाला आकर के
तो उस गांव पे हमला कर देता है, आपके पड़ोसी गांव पे, तो इस गांव वाले मतलब दूसरे गांव वाले एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों गांव वाले मिल जाएंगे और उस क्षेत्र वाले को मतलब उससे लड़ने के लिए चल देंगे। तो ये भी होता है। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि क्षेत्रीयता जो होती है वो राष्ट्रीयता से बढ़कर नहीं हो सकती है। जहाँ क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच में संघर्ष होगा वहाँ राष्ट्रवाद सर्वोपरि होगा, क्षेत्रवाद जो है उससे नीचे होगा। ये बात किसने बताई है? तो मुखर्जी ने बताई है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र को श्रेष्ठ मानने एवं सभी क्षेत्रों में उससे प्राथमिकता देने की पक्षपात भावना है। कोई क्षेत्र होता है वो क्षेत्र अपने आप को हमेशा सर्वोपरि समझता है हर एक क्षेत्रों से, और वो अपने आप को क्या करता है, प्राथमिकता देने की हमेशा कोशिश में लगा रहता है। ठीक, तो ये होता है क्षेत्रवाद। अब दोस्तों क्षेत्रवाद के विभिन्न कारक देख लेते हैं। क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारक हैं? पहला है राजनीतिक कारक, दूसरा होता है कोई भी अगर क्वेश्चन हो, अगर उसके कारक पूछे जाए या फिर कारण पूछा जाए, तो किसी भी क्षेत्र मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर उत्तर आपको लिखना है तो उसके अगर कारण, उसका कारक या कारण पूछा गया है तो आप उसके तहत 2 3 4 कारण 5 कारण लिख सकते हो। और कौन कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों? पहला होगा आपका सामाजिक कारण, दूसरा होगा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा होगा सांस्कृतिक कारण, पांचवा भौगोलिक कारण, छठवां ऐतिहासिक कारण, उसके बाद में भाषावाद, मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ भी बोल सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक, तो पहला देखते हैं दोस्तों राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण किस तरीके से हावी होता है क्षेत्रवाद को लेकर के? क्षेत्रवाद को जन्म देने में प्रमुख कारक केंद्र व राज्यों के तथा राज्य या राज्यों के तनावपूर्ण संबंध भी हैं। ये तनाव अनेक कारकों जैसे केंद्र में मिलने वाली सहायता, प्रांतों की सीमा निर्धारण, नदी पानी बंटवारे का विवाद, प्रांतों की अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने की मांग, प्रोजेक्ट या योजनाओं के लागू करे जाने को लेकर हो सकते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्थानीय एवं प्रांतीय राजनीतिक दबाव समूहों का उदय हुआ है, जिन्होंने स्थानीय राजनीति को जन्म दिया है। इन्हें छोटे राजनीतिक दलों ने अपने लाभ के लिए क्षेत्रवाद की भावना को आगे बढ़ा दिया है। राजनीतिक कारण क्यों हावी हुआ दोस्तों? क्योंकि जो है आप देख सकते हो केंद्र स्तर पर 2 पार्टियां आपकी हैं। कौन कौन सी है? भाजपा और कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ये 2 पार्टियां राज्य मतलब एकदम से मतलब केंद्र स्तर पर हैं। और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी राष्ट्रियाँ जैसे कि बसपा हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, और भी बहुत सारी छोटी मोटी जो है जैसे कि जो केजरीवाल की है, मतलब अपने अपने राज्य में एक एक पार्टी हर एक राज्य की अलग अलग तमाम होती हैं। तो वो पार्टियां क्या करती हैं? क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं, एक राज्य को सर्वोपरि बनाना चाहती हैं। ठीक, तो ये भी क्षेत्रवाद को क्या करता है? क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जैसे नदी का जल विवाद हो गया, मान लिया 2 राज्य में नदी बह रही है, मान लिया गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार पश्चिम बंगाल होते हुए निकल जाती है। तो वहाँ पे 2 राज्यों के बीच में संघर्ष होगा कि कितना पानी कौन यूज करेगा, कितना पानी कौन यूज करेगा, ये सारा होता है। तो 2 राज्यों के बीच में संघर्ष होता है, तो इसका निपटारा जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो है करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देने में आर्थिक कारकों ने भी अपना योगदान दिया है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य अपने राज्यों में आर्थिक सहायता व उद्योगों को खोलने की मांग करते हैं, चाहे वह उस क्षेत्र के लिए लाभदायक ना हो। योजना निर्माताओं के सम्मुख भी एक समस्या बढ़ जाती है। मतलब आर्थिक कारण किस प्रकार से होती है? मान लिया कोई राज्य है, मान लिया बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो पर्यावरण को हानि हो रही है। अगर यही चीज़ बिहार वाले भी मांग करेंगे, नहीं यूपी में हो रहा तो मेरे में भी होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार यूपी में कुछ बनवा रही है तो बिहार वाले भी बोलें कि हम हमारे राज्य में भी बनवाओ, चाहे बिहार में उसकी ज़रूरत ना हो या फिर उससे हानि पहुंच रही हो, लेकिन बिहार वाले कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बनवाओ। या फिर बिहार में कुछ बनना हो तो यूपी वाले कहेंगे हाँ यहाँ बनवाओ, दिल्ली वाले कहें बनवाओ, हरियाणा वाले कहें बनवाओ। इस तरीके से बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु जो है, कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र, इस तरीके से बहुत सारे राज्य हैं, वो अपने आप को बताएं कि नहीं हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं आर्थिक कारण में। ठीक, अगला है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब इसके तहत देखते हैं तो भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर बने दलों तथा सेनाओं जैसे शिवसेना, असम गण परिषद आदि ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। शिवसेना,
असम गण परिषद, इन सभी ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषा संस्कृति के लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं और एक सांस्कृतिक क्षेत्र अपने को दूर से श्रेष्ठ समझता है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावों को लेकर भी क्षेत्रवाद बढ़ा है। दोस्तों देखिए, जहाँ सामाजिकता के कारण भी बढ़ा, क्योंकि एक समाज में एक वर्ग नहीं रहता। भारत विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है, मतलब ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी है इंडिया में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियों को समाहित किए हुए है भारत अपनी कंट्री। जैसे यहाँ पे आप जहाँ पे जाएंगे तो हर जगह पे कहीं कहीं पे ईद होगा, मतलब मुस्लिम्स भी हैं, मतलब हर धर्म के लोग, मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, बहुत सारे धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। बहुत सारे आदिवासी भी हैं, सब अपने अपने कल्चर को बचाए हुए हैं, सब अपनी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के होड़ में लगे रहते हैं। अगर किसी भी संस्कृति को कोई जब्त करना चाहता है, किसी अल्पसंख्यक की संस्कृति को अगर बहुसंख्यक द्वारा दबाया जाता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जो है इस तरीके से क्षेत्रवाद क्यों बढ़ता है? मान लिया किसी क्षेत्र में जो है उनके भाषाओं को दबाया जा रहा है तो वहाँ पे भी क्षेत्रवाद बढ़ेगा। उनकी संस्कृति को विनष्ट किया जा रहा है तो भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि हमें अलग है, हमारी संस्कृति को हानि पहुँच रही है। जिससे वो अलगाववाद की भावना, नक्सलवाद की भावना उत्पन्न होगी, जिससे जो है भारतीय केंद्र को भी खतरा हो सकता है। तो इसको अगला है दोस्तों, अगला कौन सा कारक है? अगला है भौगोलिक कारक। अगला है भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में पर्वतीय प्रदेश, गंगा जमुना का मैदानी भाग, दक्षिण का पठार व समुद्री तटीय भाग में बांटा गया है। दोस्तों भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से होता है। ये मान लिया जम्मू कश्मीर। अब देखिए भारत का नक्शा कुछ तो ये देखिए, यहाँ पे पर्वतीय प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। उसके बाद में इसके बीच वाला क्षेत्र जो है गंगा जमुना का सतलज ये मैदान हो जाता है, ठीक। उसके बाद में दक्षिण का जो विशालतम मैदान है, और यहाँ पे कुछ समुद्र तटीय, ये देखिए तट वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, तो ये दोनों समुद्रीय तटीय क्षेत्र हैं, और बीच का ये पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में। तो वही बोला गया है कि दक्षिण का पठार समुद्री तटीय भाग में बांटा जा सकता है। प्रत्येक की विशेषता, मिट्टी, मौसम आदि अलग प्रकार की हैं। भौगोलिक विभेद में वहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामूहिक जीवन को प्रभावित किया और एक अलग रूप प्रदर्शित किया है कि भाषा, धर्म, निवास, प्रथाएं, खान पान, रीति रिवाज अलग है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हुई है। मतलब अगर जो पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं तो उनको पहाड़ी बोला गया, ठीक। उसके बाद में नीचे आए तो उनको मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पे कृषि वगैरह होती, तो मतलब लोग सोचते हैं कि हम पर्वत पे, हमारे यहाँ कृषि कम होती है, हमारे यहाँ केवल चाय वगैरह होती है। जो तट पर हैं वो अलग, उनकी भाषा अलग अलग, मिट्टी प्रकार की उनकी, कहीं पे काली मिट्टी, कहीं पे दोमट मिट्टी, कहीं पे बलुई मिट्टी, कहीं पे लेटेराइट मिट्टी, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे जो है पीली मिट्टी। इस तरीके से बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, बहुत सारे, कहीं पे दूसरी वनस्पति, कहीं पे दूसरी वनस्पति, इस प्रकार से बहुत सारी वनस्पतियाँ भी हैं। तो ये सब भौगोलिक कारक के अंतर्गत आती हैं। कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से लोग अलग समझ रखते हैं। कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो वो सोचेगा जो शहर में रहता है उससे क्यों, घृणा तो करेगा ही अधिक कहीं ना कहीं पे, ठीक। अगला दोस्तों, इससे क्या होता है? क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला भौगोलिक कारक के तहत। अगला है ऐतिहासिक कारक। प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक इतिहास रहा है। प्राचीन समय में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजा शासन करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक सीमा तक राज्य विस्तार था। इस प्रकार व्यक्तियों में क्षेत्रीय विभिन्नता की भावना इतिहास द्वारा विरासत में प्राप्त हुई है, जो अभी तक उसी प्रकार से बनी हुई है। मान लिया पहले भारत जो हुआ करता था बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। मान लिया अभी 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य, हर एक राज्यों के बीच में परस्पर क्षेत्रवाद की भावना रहती है कि हम ये प्रदेश आगे जाए, कि ये राज्य आगे जाए। इस तरीके से राज्यों में क्या हो रही है कि होड़ लगी रहती है कि हमारे राज्य का व्यक्ति आगे जाए, हमारे राज्य का व्यक्ति आगे जाए। ये जो है आज की उपज नहीं है, बहुत दिनों से चलता रहा है। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं, अलग अलग राजा जो है अपना अपना एक देश समझते थे और उनकी संस्कृति, कल्चर अलग हुआ करती थी। तो उन लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पहले से ही बढ़ी थी और वो आगे चलकर विरासत रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती चली आई, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ है, क्षेत्रवाद को ऐतिहासिक कारक के तौर पर भी देखा जा सकता है, इससे इसको बढ़ावा मिला है। अगला है दोस्तों भाषावाद। एक क्षेत्र के लोग एक भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी ही भाषा, उसकी शब्दावली जैसी शैली, साहित्य को लेकर भारत में अनेक बार दंगे हुई हैं और एक राष्ट्र भाषा के सवाल पर अन्य क्षेत्रों ने विरोध किया है और ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और
है और अब इनसे क्षेत्रीयता को मजबूती प्रदान मिली है। मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई कन्नड़ वाला देश का कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कन्नड़ तमिल में परस्पर होड़ लगी रहती है कि कन्नड़ जो है, अगर कन्नड़ वाला तमिल वाले पे हावी होगा तो तमिल वाला कन्नड़ वाले पे हावी होगा कहीं ना कहीं पे। दोनों में भाषा अलग अलग है, बगल बगल के देश है, मान लिया बगल बगल के राज्य हैं, या फिर हिंदी जो है बहुत सारे हिंदी उर्दू के बीच को लेकर के, मतलब हिंदी इंग्लिश को लेकर के, मतलब हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो इससे भी क्या होता है, भाषा को लेकर के भी, भाषावाद से भी लोगों में मतभेद होता है, जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारक, और मनोवैज्ञानिक कारक के तौर पर हम देख सकते हैं अपने क्षेत्र की प्रगति के प्रति मानसिक लगाव तथा उसकी प्रगति एवं उन्नति की भावना ने भी क्षेत्रवाद को जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत जो है पैदा हुआ किसी, मतलब मान लिया कोई किसी राज्य में, मैं यूपी का हूँ तो मेरे लिए यूपी क्या है, एक बहुत बड़ा, मतलब यूपी मेरे लिए क्या है कि मेरी यूपी जन्मस्थली है। अगर यूपी की बात करें तो मैं अयोध्या का हूँ, तो अयोध्या मेरी जन्मस्थली है। इसलिए मतलब अयोध्या में भी कहाँ के हो तो वो भी पूरा चीज़, उसमें भी कहाँ के हो, किस गांव के हो, तो गांव बीच में संघर्ष, मतलब हर एक तौर पे मतलब क्या है, क्षेत्रवाद ही है। अब क्षेत्रवाद को भले अगर छोटी इकाई के रूप में समझा जाए तो कहीं पे जैसे दो परिवारों के बीच में अगर मतभेद है, टक्कर है, अलगाववाद क्या है, तो उसको क्या बोला जाएगा, परिवारवाद। जो है मान लिया दो परिवार के बीच में है, दो गांवों के बीच में, तो उसको गांववाद, ग्रामवाद बोल दिया गया। ठीक, उसके बाद में दो क्षेत्र में हो गया तो दो क्षेत्रवाद, दो राज्यों के बीच में तो राज्यवाद हो गया, उसके बाद दो देशों के बीच में तो देशवाद हो गया। इस तरीके से होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा मनोवैज्ञानिक कारक होता है। मान लिया कोई व्यक्ति, भी जैसे पहले मैंने उदाहरण बताया कि कोई जब आपके गांव गिराव का व्यक्ति कहीं पे पहुंचता है, आप शहर में रह रहे होते हैं, तो उसके प्रति आपके मन में अपार जो है प्रेम जागृत होता है। आप उसको बैठा के पानी पिलाओगे, हाल चाल पूछोगे कि हमारे बारे में कौन कौन लोग पूछ रहे थे, आप गाँव वाले कैसे हैं, वहाँ के पेड़ पक्षी कैसे हैं, ठीक वो सड़क बनी कि नहीं बनी, अभी तक किस तरह के बाहर जो था, ये सारी चीज़ें पूछेंगे लोग। तो वही होता है क्षेत्रवाद। तो इससे मनोवैज्ञानिक कारक होता है, मन में कहीं ना कहीं पे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बचे कि मुझे क्षेत्रवाद की भावना नहीं रखनी है, कितना भी कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके अंदर 1-8% जो है क्षेत्रवाद की भावना भी रहती है। इसको कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारक भी है, भाषावाद भी है, आर्थिक कारण, सामाजिकरण, राजनीतिक कारण एवं भौगोलिक कारक भी जिम्मेदार हैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में। दोस्तों इसलिए क्षेत्रवाद, जहाँ पे क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद की लड़ाई हो वहाँ पे आप सबसे पहले राष्ट्रवाद देखेंगे, जहाँ पे धर्म जाति में लड़ाई हो तो सबसे पहले आप धर्म देखेंगे, जहाँ पे परिवार और गांव की लड़ाई हो सबसे पहले आप क्या देखोगे, गांव देखेंगे। ठीक, मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।